हेलो फ्रेंड्स, प्रकल्प ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई इकाई की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आप लोगों के एमपीपीएससी के पेपर थर्ड की यूनिट 7 के अंतर्गत आता है। इसका आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर रहे हैं जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, विज्ञान से आप लोगों का क्या आशय है? विज्ञान किसी भी प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर सुव्यवस्थित, सुगठित और क्रमबद्ध ज्ञान है, और जब इसका ही कार्य रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो कहलाता है प्रौद्योगिकी। अर्थात किसी भी प्रायोगिक विश्लेषणों या फिर सिद्धांतों का कार्य रूप में परिवर्तन ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चरण में यदि बात की जाए तो प्राचीन भारत में विज्ञान संबंधी उपलब्धियां, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, कांसे के सिक्कों का उपयोग, धातु संबंधी ज्ञान या पैमाने का उपयोग, मापन का उपयोग, ये सभी की सभी एक सिंधु सभ्यता में विज्ञान संबंधी उपलब्धियों को दर्शाता है। वैदिक ज्ञान में भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे शुल्व सूत्र के अंतर्गत यज्ञशालाओं का निर्माण ज्यामितीय आकृति के आधार पर किया गया है। बौद्धकालीन के अंतर्गत भी की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जो थे, जिन्होंने औषध विज्ञान और आप लोगों के जिसको कह सकते हैं हम लोग शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दिया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कणाद का नाम है, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु क्या होता है इसकी अवधारणा प्रस्तुत करी। नागार्जुन, जिन्होंने किसी भी धातु को सोने में परिवर्तन करने तक की रसायन संबंधी विधियों के ऊपर चर्चा की है। तो ऐसे कई सारे चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है जो प्राचीन भारत में विज्ञान संबंधी उपलब्धि को दर्शाता है। मध्यकालीन भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति वाला तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसमें कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे गणित के क्षेत्र में श्रीधर का योगदान, भास्कराचार्य का उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशालाओं का निर्माण, अकबर या मुगल कालीन के दौरान कई प्रकार की स्थापत्य आकृतियों का या फिर शिलाकृतियों का जो निर्माण हुआ, ये सभी के सभी कुछ विज्ञान संबंधी आप लोगों के विशेष ज्ञान को ही दर्शाता है। लेकिन आधुनिक भारत की बात की जाए तो आधुनिक भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से रहा? एक तो हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी तक, और दूसरा देखने को मिलता है 1947 से अब तक किस प्रकार का आप लोगों का विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्रभाव देखने को दिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की आज़ादी तक विशेष रूप से ऐसा कोई उपलब्धि नहीं देखी जाती है, लेकिन जो भी उपलब्धि थी उसका पर्पस किसी भी प्रकार के पूंजीपतीय लोगों के अपने लाभ को उपयोग में करना या फिर बढ़ाना ही इसका उपलब्धि थी। यदि 1947 से अब तक की यदि बात की जाए तो 1947 के बाद में लगातार रूप से इसके ऊपर कार्य किया गया कि कैसे भी करके उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना जिसके अंदर अनुसंधान को बढ़ाया जा सके। दूसरा, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे CSIR की स्थापना, ICAR की स्थापना, DRDO की स्थापना, इसरो की स्थापना, परमाणु विभाग की स्थापना। ऐसे कई प्रकार की अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं का निर्माण किया गया जिनका पर्पस ही अधिकाधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। इसके अलावा यदि देखा जाए तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार रूप से अनुसंधान किए जा रहे हैं, जैसे नवीन प्रक्षेपण यानों की निर्माण किया जा रहा है, या फिर चंद्रयान, मंगलयान, ऐसी कई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। परमाणु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परमाणु बम का अनुसंधान करना, पोखरण 1 1974 का, 1999 का पोखरण 2, या फिर एक थोरियम आधारित रिएक्टर की स्थापना करना, ये सभी चीजें आप लोगों की आधुनिक भारत में किस प्रकार से विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, इसको एक संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मानव जीवन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव। विज्ञान प्रौद्योगिकी का मानव जीवन पर जो प्रभाव है, इनको सामाजिक संबंधों पर, अर्थव्यवस्था पर, वातावरण पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और मनोरंजन पर किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको हम लोग समझते हैं। सामाजिक संबंधों में बात की जाए तो विज्ञान प्रौद्योगिकी ने सामाजिक रूप से कई स्तर पर परिवर्तन किया है। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विस्तार होते गया, वैसे वैसे रूढ़िवाद, आडंबर या इस प्रकार की जो भी प्रवृत्तियां जो समाज को पीछे की ओर खींचती है, उसकी कमी आती गई।
सामाजिक परिवर्तन के स्तर पर महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई। शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति का एक सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर किसी पूंजी के आधार पर न होकर आपके शिक्षा के माध्यम से आपका सामाजिक स्तर डिसाइड होना शुरू हुआ। तो ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुआ। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आप लोगों का एक नई चीज भी, जिसमें उपभोक्तावाद बढ़ता चले गया। और इस उपभोक्तावाद के अंतर्गत लगातार रूप से आपकी किसी भी चीज के लिए जो भी चीज थी वो संरक्षणवादी न होते हुए उपभोक्तावादी हो गई। अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की प्रवृत्ति लोगों के अंतर्गत आते चले गई। एक डिजिटल गैप लगातार रूप से बनता जा रहा है, जो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत लगातार रूप से एक डिजिटल गैप बनते जा रहा है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की यदि बात की जाए तो रोजगार की नवीन संकल्पनाएं, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि श्रम आधारित के स्थान पर आपकी यंत्र आधारित आप लोगों का रोजगार की नवीन संकल्पना हो गई। दूसरा, उत्पादकता पर प्रभाव। उत्पादकता को लगातार वृद्धि करने के लिए नए नए अनुसंधान किए गए। प्रतिस्पर्धात्मक समाज के अंतर्गत व्यापार जो था वो अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो गया, जिसके कारण लगातार रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी की उन्नति को एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में इसने काम किया। वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आज पूरा विश्व का मार्केट एक गांव के रूप में बदल गया है, जहां पर आपकी अलग अलग चीजें एक साथ आपकी की जा रही है। वातावरण पर प्रभाव की यदि बात की जाए तो प्रदूषण पर इसका प्रभाव पड़ा, जिसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के कारण कई प्रकार के प्रदूषण हुए। वैसे ये वाला टॉपिक आप लोगों का प्रदूषण या फिर पर्यावरण जो पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों का शामिल होगा। नए रोग आपके जन्म हुए, जैसे कैंसर जैसे रोग, इस प्रकार ही आप लोगों के नए रोगों का जन्म हुआ। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ठीक है। दूसरा, वन्य जीवों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लगातार रूप से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और नई नई प्रौद्योगिकी के कारण कई प्रकार के जैव जंतु जो थे वो खत्म होना शुरू हो गए। स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य के ऊपर कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव भी हुए और नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कृत्रिम उपार्जित प्रतिरोधकता की कमी या वृद्धि। कृत्रिम, हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता जो थी वो जरूर कम हुई, लेकिन हमारी कृत्रिम उपार्जित प्रतिरोधकता जो है उसकी वृद्धि हुई। नवीन जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। उच्च जीवन प्रत्याशा आप लोगों की होती चली गई, जो आप लोगों की पहले कम हुआ करती थी वो औसतन आपकी जीवन प्रत्याशा जो थी वो बढ़ गई। शारीरिक मेहनत में कमी हुई, मानसिक मेहनत में वृद्धि होते चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट भी आई है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के परिवर्तन और टेक्नोलॉजी के उत्थान के कारण आज आपका स्वास्थ्य पर सकारात्मक भी प्रभाव है। देखिए, टेक्नोलॉजी के दोनों चीजें होगी, एक सकारात्मक भी है और एक नकारात्मक भी है। मैंने आप लोगों को संयुक्त रूप से इसमें समझाया। उसके बाद में शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा के स्वरूपगत परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षा एक रूम में बंद ना होकर आप एक स्वाभाविक रूप से ई शिक्षा के माध्यम से किसी भी चीज का आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्लोज स्कूलिंग के बजाय ओपन स्कूलिंग का ज्यादा महत्व बढ़ता चले गया। इसके अलावा शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अनुसंधान पर अधिक बल हुआ। मनोरंजन के क्षेत्र में देखा जाए तो मनोरंजन समूहनिष्ठ से व्यक्तिनिष्ठ होते चले गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले चौपाल 4 लोग मिलकर खेलते थे, या फिर पूरे गांव के लोग एक जगह पर चौपाल बैठते थे, वहां पर आप लोगों के चौपाल पर किसी प्रकार का आयोजन वगैरह किया जाता था। लेकिन आज के स्तर पर देखा जाए तो यदि आपको खुद का व्यक्तिगत रूप से भी करना है तो चेस भी आप लोग अकेले कंप्यूटर के साथ बैठकर आप लोग खेल लेते हैं। तो ये आपका मनोरंजन जो है वो भी आपका समूहनिष्ठ की जगह व्यक्तिनिष्ठ होते जा रहा है। कई तरीके से मनोरंजन के तरीके, जो नाटक पहले हुआ करते थे वो सिनेमा के रूप में परिवर्तित हो गए। तो मनोरंजन पर भी आप लोगों के कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक संबंधों, अर्थव्यवस्था पर, वातावरण पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और मनोरंजन पर प्रभाव हम लोगों ने समझा। आइए अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं इसके बारे में अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या आशय है? यह मानव के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? दूसरा, 21वीं शताब्दी में विज्ञान प्रौद्योगिकी मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है या फिर क्या प्रभाव हो रहे हैं? तीसरा प्रश्न, ग्रामीण विकास को या समावेशी विकास को विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है?
प्राचीन भारत में विज्ञान संबंधी उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी अपनाने के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। आधुनिक भारत में विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान का क्यों अभाव है, कारण एवं समाधान सहित स्पष्ट कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ मैंने आप लोगों के साथ में संभावित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करी है। इन प्रश्नों के समाधान सहित यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।